हेलो फ्रेंड, तो हम देखते हैं आगे प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन 3 भाग में किया गया। प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल और इतिहास 3 भाग में। यानी एक पहला हुआ प्राग ऐतिहासिक, दूसरा हुआ आदि ऐतिहासिक, तीसरा हुआ इतिहास। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब जिस काल में मनुष्य ने जो भी घटनाएं हुआ उसका कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं है उसे हम प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। आधे ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। मतलब आधा अधूरा लिखा हुआ है आधे ऐतिहासिक काल में, मान लीजिए, याद करने के लिए, इसीलिए उसको हम पढ़े नहीं जा सकते, इसीलिए उसे हम आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। मतलब जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है उसको क्या कहते हैं? इतिहास। मतलब जो लिखा नहीं है उसको प्राग ऐतिहासिक काल के हैं। जो लिखा हुआ है पर उसे पढ़ नहीं सकते उसे हम आधे ऐतिहासिक कहते हैं। और इतिहास किसे कहते हैं? जो लिखा हुआ है। अब ये बॉक्स पढ़ लेते हैं। संस्कृति और बर्तन। मालवा संस्कृति में बर्तन होता था काला और लाल रंग का। मालवा संस्कृति में बर्तन कैसा होता था? काला और लाल रंग का। बुर्जहोम में धूसर रंग का होता था। बुर्जहोम में धूसर रंग का। जोखे में लाल रंग का। जोखे संस्कृति में लाल रंग का बर्तन होता था। नव और दक्षिणी नवपसान में चमकीला धूसर रंग का। पूर्वी नवपसान में भूरा लाल होता था। नोट: ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था ना। ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ था? 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व ना। ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ था? 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था। और नाम एवं तिथियाँ: पूरा पाषाण काल, यह 20 लाख पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहते हैं ना। पूरा पाषाण काल किसको कहते हैं? तो 20 लाख वर्ष पहले और 12,000 वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष पहले और 12,000 वर्ष पहले के काल को हम पूरा पाषाण काल कहते हैं ना। याद रखिएगा, 20 लाख पहले और 12 साल पहले ना। 20 लाख वर्ष पहले और 12,000 वर्ष पहले के काल को हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल। यानी पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटता है: आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई है ना। और मध्य पाषाण काल, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं ना। मध्य पाषाण काल किसको कहते हैं? जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस काल लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है ना। वो क्या था? 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले। ये है 12,000 वर्ष पहले से 10,000 वर्ष पहले। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। यानी मध्य पाषाण काल के जो औजार होते थे बहुत छोटे होते थे। इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को ना लघु माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहते हैं, क्योंकि इसके समय के जो औजार सब है ना छोटे छोटे थे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे ना। यानी इसी काल में ना लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। नव पाषाण काल, इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले होती थी ना। नव पाषाण काल की शुरुआत कब हुआ था? 10,000 वर्ष पहले। याद रखिए, नव पाषाण काल की शुरुआत कब हुआ? 10,000 वर्ष पहले। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूर्व पाषाण काल और पूरा पाषाण काल की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। शिकार जो थे ना पूरा पाषाण काल में ना आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। नेक्स्ट पेज की में हम बात करते हैं आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ना। आग का आविष्कार कहिया हुआ था? पूरा पाषाण काल में। एवं वो पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ ना। आग का आविष्कार कहिया हुआ था? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ ना। आग, देखिए, आग में थोड़ा सा भी हाथ डालेगा तो पूरा जल जाता है ना, इसीलिए आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। और पहिया तो आज भी चल रहा है, तो पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाणकालीन पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिलता है ना। यानी पूरा पाषाणकालीन पुरास्थल कहाँ है? तो कुरनूल गुफा। कहाँ है? कुरनूल गुफा। पूरा पाषाणकालीन पुरास्थल कहाँ है? तो कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिलते हैं। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। मनुष्य में
स्थायी निवास की प्रवृत्ति कहिए हुआ तो नवपाषाण काल में। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब हुआ तो नवपाषाण काल में ना। कुरनूल गुफा से क्या मिलता है तो राख के अवशेष जो पूरा पाषाणकालीन पूरा स्थल है। और मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया था कुत्ता को। कौन काल में तो मध्य पाषाण काल में बनाया था, याद रखिएगा। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार कुल्हाड़ी थे। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, जिसका कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल क्या था अत्रिपक्कम। कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल क्या था अत्रिपक्कम, जो तमिलनाडु में है। कृषि का आविष्कार लगभग 8000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार कहीं हुआ था 8000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में। याद रखिए कृषि का आविष्कार का हुआ था 8000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में। और मनुष्य की उत्पत्ति 30 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था, ये याद रखना है। कृषि का आविष्कार 8000 वर्ष पूर्व। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है ना। यानी मेहरगढ़ जो है ना कौन नदी के किनारे अवस्थित है, बोलन नदी, याद रखना है। मेहरगढ़ बोलन नदी के किनारे है, जो एक अन्न उत्पादक स्थल है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ जो है पहली फसल और चौथी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था तो चावल था। और कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मेहरगढ़ कौन नदी के किनारे है तो बोलन नदी, याद रखिएगा। मेहरगढ़ बोलन नदी कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त है। कोल्डीवा जो उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डीवा का संबंध क्या चीज़ से था, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से, जो उत्तर प्रदेश में कोल्डीवा ना। अत्रिपक्कम तमिलनाडु, दोनों याद रखना है। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है ना। यानी एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को कहाँ दफनाया गया है तो मेहरगढ़ में। और उधर एक मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता को कहाँ दफनाया गया था, कश्मीर के गर्तावास से, याद रखना है। मतलब एक मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता को दफनाया गया था बलूचिस्तान के गर्तावास, कश्मीर के गर्तावास में ना। और मनुष्य के साथ मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया मेहरगढ़ में। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार कथी के बने थे, स्फटिक के बने थे ना। और रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज की थी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ना। पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। और भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार क्या चीज़ के बने थे, तो पत्थर के। भारत में जो पहले जो भी औजार बनता था मतलब मध्य पाषाण काल में, वो क्या चीज़ का बनता था तो पत्थर का बनता था ना। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। यानी प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुआ है, पल्लावरम नामक स्थान पर ना। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज कहाँ हुआ है तो पल्लावरम नामक स्थान पर। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी 1867 में हुई, जब CL क्लाइकल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणकरण की खोज निकाले। यानी भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी कब होता है तो 1867 में। भारत में मध्य पाषाण कालीन औजार की जानकारी, मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी 1867 में हुआ। कब, जब CL क्लाइकल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणकरण की खोज की। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगते हैं। यानी भारत में मानव अस्थिपंजर जो है ना, भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ है ना। यानी भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ कब होता है तो ईसा पूर्व 4000 के लगभग ना। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसका सिंध भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में अर्थ क्या था, मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि था ना। असम का श्वेतभ्रू गिबन जो है ना, भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि था। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। इनाम गांव जो है ना, ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से क्या मिलता है, जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। इनाम गांव का संबंध जोरवे संस्कृति से, याद रखना है। भारत में 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्किवोल्ड क्लाइकल ने की थी। यानी
वर्ष 1867-68 में भारत में शैल चित्रों की खोज केंद्र सर आर्कीबोल्ड कलाइकल भारत में शैल चित्रों की खोज किसने किया? आर्कीबोल्ड कलाइकल। भीमबेटका गुफा पूरा पसनकालीन आवासीय पुरा स्थल है। भीमबेटका गुफा क्या है? तो भीमबेटका गुफा पूरा पसनकालीन आवासीय स्थल है। मतलब ये तीनों काल में पाया जाता है ना, पूरा पसन काल, मध्य पसन काल और नवपसन काल में भीमबेटका। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब भीमबेटका गुफा में ना आदि मानव के द्वारा शैल चित्र और शैलाश्रय बनाया गया है। इन चित्रों को पूरा पसन काल से मध्य पसन काल के समय को का माना जाता है ना, यानी इसको मतलब पूरा पसन काल से लेकर और मध्य पसन काल के समय का माना जाता है। ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किन चित्रों को पूरा पसन काल से मध्य पसन काल के समय का माना जाता है? तो भीमबेटका को। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चीज है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। इसकी खोज 1957-58 में विष्णु श्रीधर वाननकर के द्वारा की गई ना, और इसकी खोज न विष्णु श्रीधर वाननकर द्वारा की गई। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का दर्जा घोषित किया और 2003 में जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया ना। यानी यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया था? 2003 में। यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया था? 2003 में। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला परमाणु नर्मदा घाटी में मिलता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला परमाणु कब मिलता है? कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाटी में मिलता है ना। और भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी कौन थे? रिजले प्रथम व्यक्ति जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। थैंक यू।